जय हिंद दोस्तों, बात करने वाले हैं कि क्या यूएसडीटी हर जगह से डिलीट हो जाएगा, क्या मार्केट में क्रैश आएगा, क्योंकि ये न्यूज़ बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है और आपको रियलिटी से दूर रखा जा रहा है। तो इस वीडियो में रियलिटी बताऊंगा कि आखिर कॉइनबेस डायरेक्टली सबसे पहले क्यों अनाउंस करता है कि मैं डिलीट करूंगा। क्या कॉइनबेस का यूएसडीटी के कॉम्पिटिटर से कोई रिश्ता है, तो बहुत अंदर की बात पता चलेगी। तो बिना वक्त सीधा वीडियो को शुरू करते हैं। डिस्क्लेमर पढ़ लेना, मैं कोई भी फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन, अगर आप हमसे जुड़े हो तो टेलीग्राम पे हमने MOEW जो बिटगेट वाला मीम कॉइन है उसको 0.00057 पे शेयर किया था एंड वो पंप करके कितना चला गया वो आप खुद से देख लें। वो चला गया 0046, यानी कि ऑलमोस्ट 8 गुना हुआ कुछ टाइम में। और कल की वीडियो जिन लोगों ने देखा होगा, कल भी हमने इसके बारे में बात किया था। कल नहीं, शायद परसों, लास्ट वीडियो जो अपनी थी, ठीक है, अपनी लास्ट वीडियो परसों आई थी आई गेस। तो उसमें हमने बात किया था कि मैंने 0.0008788 के करीब फिर से एंट्री लिया है, राइट। एंड वहाँ से भी अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो वहाँ से भी 4 गुना 3 गुना के करीब हुआ है। तो जिन लोगों ने एक्शन लिया बढ़िया, जिन लोगों ने मिस किया कोई दिक्कत नहीं, अपॉर्चुनिटीज और भी आती रहेंगी। ऑल्सो अगर आपने इससे या फिर फाला से अच्छा पैसा बनाया है तो मेरा क्रेडिट 0 है, क्योंकि मेरा काम है जो मैं खरीदता हूँ या फिर मुझे ठीक लगता है कॉइन फंडामेंटली या फिर अपॉर्चुनिटी वाइज, वो मैं बताता हूँ, ठीक है। सारा क्रेडिट आपका है, आपने दिमाग लगाया, आपने एक्शन लिया, राइट। तो अब हम बात करते हैं कि राइट नाउ क्या हो रहा है। तो राइट नाउ जो इसने अपना ऑल टाइम हाई था उसको फर्स्ट टाइम टच किया है, तो वहाँ से हमें रिजेक्शन देखने को मिला है। एंड अगर ये यहाँ पे आकर के इस एरिया पे होल्ड करता है तो फिर से एक बार ट्राई मारेगा, अगर नहीं करता है तो अल्टीमेटली मीम कॉइन। फिर हम वेट करेंगे कि हाइप कब आएगा, उसके बाद देखेंगे क्या मैंने होल्ड किया हुआ है, क्या मैंने सब बेच दिया। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, मेरा टारगेट स्टार्टिंग का 3x का था। तो जब मेरा जनरली टारगेट कंप्लीट होता है तो मैंने आपको भी बताया है कि अगर 2x भी हो जाए, 3x भी हो जाए, तो आप अपना इनिशियल पैसा निकालो। उसके बाद जो रिस्की पैसा आप उसमें छोड़ना चाहते हो, आपको लगता है कि हाँ ये फिर रिस्क ले सकते हो कि और ऊपर जाएगा और आगे जाने देना है, तो आप उसको होल्ड कर सकते हो। क्या 100% आप यहाँ पे बेच पाओगे कि हाँ यही टॉप है, अब यहाँ से नीचे जाएगा, कभी ऊपर नहीं आएगा, किसी को नहीं पता, ठीक है। दैट इज़ वाई हम पार्ट में प्रॉफिट भी बुक करते हैं और पार्ट में एंट्री भी लेते हैं, सिंपल सी कहानी है। अब हम बात करते हैं यूएसडीटी के ड्रामे के बारे में। तो मैंने कंप्लीट स्टोरी लिखा हुआ है आप लोगों के लिए, रिसर्च के लिए। अगर आपको चाहिए होगा, क्या क्या चाहिए होगा मैं खुद भूल रहा हूँ, अगर हाँ इसका सोर्स चाहिए होगा कि खान भाई आपने जो कहानी लिखी है उसका सोर्स क्या है, तो बहुत सारे सोर्स हैं। पहला, आप इस वेबसाइट को एक्सप्लोर कर सकते हैं, इसने पूरी कहानी लिखी है। दूसरा, जो सबसे फेमस है विकिपीडिया, उसको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, उसने भी पूरी कहानी लिखी है। इसके अलावा पोर्टल का ये है, इसमें आप स्टेबल कॉइन के रेवेन्यू मॉडल को समझ सकते हैं। चौथा, आप जो है रिपोर्ट है, जो हेडलाइंस है वो वगैरह पढ़ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। इसके अलावा CNBC पढ़ सकते हैं। सो मैंने बहुत सारे आर्टिकल्स को उठाई है और आपके लिए एक अच्छा सा थ्रेड बनाया है। तो मैं आपको बेसिक समझाता हूँ कि हुआ क्या है। तो जिन लोगों को नहीं पता है, जो लोग नए हैं, सबसे पहले उनको बता दूं कि ये USDT है क्या। तो बेसिकली USDT एक स्टेबल कॉइन है। आप समझ लें कि जैसे हम लोग इंडियन मार्केट में INR पे ट्रेड करते हैं, तो वैसे क्रिप्टो का डॉलर USDT ही है, ठीक है। सिंपल लैंग्वेज में USDT सबसे बड़ा स्टेबल कॉइन है मार्केट कैप के हिसाब से। इसके पीछे है USDC और एथना वाला है। देखो यहाँ पे डिफरेंस देखो, USDT के पास 140 बिलियन मार्केट कैप है, USDC जो है सर्कल वाला वो 43-44 बिलियन के करीब है, एथना वाला 5 है, डाई जो है वो 3 बिलियन है। एंड देन फिर छोटे छोटे स्टेबल कॉइन आते हैं, बैलेंस से रिलेशन वाले हैं, या फिर अभी XRP ने भी इसमें अपना हाथ बनाया है, क्योंकि पैसा बहुत है दोस्त। पैसा इतना है कि USDT ने 5 बिलियन से ज़्यादा पैसा बनाया है, ठीक है। और ये मैं लाइफ टाइम की नहीं बात कर रहा हूँ, सिर्फ H1 2024 की बात कर रहा हूँ मैं। 5 बिलियन डॉलर बहुत होता है पैसा। तो सवाल यही आता है, पहला मैंने ये लिखा कि खान भाई अगर इतना पैसा बना रहा है, सबसे ज़्यादा पैसा इसी के पास है, इसी में लगा हुआ है, सबसे बड़ा यही है, तो फिर लोग डर क्यों रहे हैं USDT को लेकर के। तो उसका रीज़न ये है कि पास्ट में ना इसके साथ बहुत सी उटपटांग हरकतें होती रहती है। जैसे जब 2016-17 के टाइम क्या हुआ था कि बिटफिनिक्स हैक हो गया था, 1 लाख से शायद ज़्यादा बिटकॉइन हैक हो गया था। और बिटफिनिक्स और जो USDT है, दोनों भाई बहन आप समझ सकते हो, यानी कि पेरेंट कंपनी जो है वो आईफिनिक्स है, एंड इसी के अंडर बिटफिनिक्स भी था और यही USDT को भी ओन करता है, ठीक है।
तो मान लो आपका घर है, अगर एक भाई के साथ कुछ होता है तो आप पे भी स्क्रूटनी नज़र रखी जाती है। तो वही कहानी इसके साथ हुआ, जब बिटफिनिक्स हैक हुआ ना तो इस पे लोगों का नज़र पड़ा, एंड देन फिर इस पे इन्वेस्टिगेशन 2019 में बैठाया गया, और फिर पता चला कि ऐसा हुआ है कि 850 मिलियन के करीब बिटफिनिक्स का जो लॉस था वो कवर अप किया गया था इनके द्वारा। और उसमें क्या यूज़ किया था, रिजर्व यूज़ किया था, और ये काइंड ऑफ गलत था करना, ठीक है। एंड फिर केस में ड्रामा हुआ, उसके बाद फिर रिवील हुआ और इन्होंने एक्सेप्ट भी किया कि हमारे पास कैश या फिर सिक्योरिटीज़ में टोटल एसेट का 74% बैकअप ही है। और इन सब ड्रामे के बाद फिर इन्होंने 18 मिलियन के करीब फाइन पे किया, सेटलमेंट किया, केस वगैरह सेटल हुआ, ठीक है। तो पास्ट के इंसिडेंट ऐसे हुई है, इसीलिए लोगों को डर बन जाता है इसको लेकर के। अब सवाल आता है कि राइट नाउ क्या हो रहा है। तो राइट नाउ ये हो रहा है कि यूरोपियन यूनियन में ना जो माइका है, जो मैं कहाँ गया, इधर ऊपर दिखाता हूँ, ठीक है। माइका बेसिकली एक उनका फ्रेमवर्क है। क्या हो रहा है, ये बार बार क्यों आ रहा है, नीचे ऊपर नीचे, इधर है, ठीक है। तो यूरोपियन यूनियन का जो क्रिप्टो को रेगुलेट करने का फ्रेमवर्क है, उसका शॉर्ट फॉर्म उन्होंने माइका लिखा हुआ है। वो 30 दिसंबर 2024 से प्रॉपर इफेक्ट में आएगा, अप्लाई होगा, ठीक है। एंड उसके हिसाब से माइका के फ्रेमवर्क में ये फिट नहीं हो रहा है। माइका का मानना है कि यूएसडीटी हमारे फ्रेमवर्क में फिट नहीं हो रहा है, इसीलिए कॉइनबेस ने डीलिस्टिंग की न्यूज़ अनाउंस कर दी। अब कॉइनबेस ने डीलिस्ट की न्यूज़ अनाउंस की तो बहुत ज़्यादा डर बैठा। तो आपके मन में सवाल आएगा कि खान भाई जब ये पैसा बना रहा है, ठीक है, इसके ये सबसे बड़ा स्टेबल कॉइन है और इतना पॉजिटिव चीज़ है, तो फिर ये माइका के रूल बुक में फिट क्यों नहीं आ रहा है। तो उसका रीज़न यही है कि माइका ये बोलता है कि जो भी स्टेबल कॉइन काम कैसे करता है आपको समझना होगा, इसका बिजनेस मॉडल, या फिर ये पहले उसके बाद समझो। मान लो आपको एक यूएसडीटी चाहिए, तो वो जो आपको एक यूएसडीटी देता है ना, उसके बदले वो एक यूएस डॉलर या फिर उसके बदले कैश वो जमा करता है अपने रिजर्व में, तभी वो आपको देता है, ठीक है। हवा में तो ऐसे बन नहीं जाएगा। $1 आपको अगर यूएसडीटी दिया तो $1 का उसे रखना पड़ेगा, कुछ कोलेट्रल काइंड ऑफ थिंग आप समझ सकते हैं, तब वो आपको इशू कर पाएगा। तो इस तरीके से यूएसडीटी काम करता है। अब यूएसडीटी के पास बिलियंस में मार्केट कैप है, मतलब बहुत ज़्यादा बिलियंस में यूएसडीटी पड़ा हुआ है दुनिया में। तो उसके पास उतने डॉलर का, बिलियन डॉलर का, 130-40 जितने बिलियन है उतना का रिजर्व होना चाहिए। क्यों रिजर्व होना चाहिए? कल को सारी दुनिया बोले, आप बोलो कि आपके पास 2 करोड़ यूएसडीटी है, एग्जाम्पल के लिए आप बोलो मुझे अभी वापस कर दो मेरा डॉलर, मैं निकालना चाहता हूँ। तो अगर उसके पास बैकअप नहीं रहेगा, रिजर्व नहीं रहेगा, तो वो आपको देगा कहाँ से। इसीलिए सारे स्टेबल कॉइन किसी न किसी तरीके से बैक होते हैं, ठीक है, कोलेट्रलाइज्ड होते हैं या फिर रिजर्व होता है उनके पास। तो माइका का कहना ये है कि आपके पास रिजर्व तो है ना दोस्त, लेकिन हमें रिजर्व नहीं चाहिए, हमें रिजर्व चाहिए लिक्विड में, ठीक है, हमें रिजर्व चाहिए कैश में, राइट। और जो यूएसडीटी के पास रिजर्व है, यूएसडीटी ने कमर्शियल पेपर्स में, लोन्स वगैरह और भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट वगैरह में रखा हुआ है पैसा। तो अब आपके मन में ये भी सवाल आएगा कि खान भाई माइका ये क्यों बोल रहा है कि उसे कैश चाहिए। ये तो बोल रहा है ना कि हमारे पास रिजर्व है, हमने कमर्शियल पेपर खरीद कर रखा हुआ है या फिर बिल्स खरीद कर रखा हुआ है यूएस वाला। तो माइका का कहना है कि इसने जो यूएसडीटी है ना, इसके रिजर्व में शायद बिटकॉइन भी है और भी कई सारे इन्वेस्टमेंट स्कीम्स वगैरह हैं। तो माइका का कहना है कि भाई हमें कैश दिखाओगे तो ही हम ये करेंगे, क्योंकि हो सकता है आपने जिन चीज़ों में इन्वेस्ट किया है मार्केट ऊपर नीचे गया, हो सकता है यूएस में कुछ ड्रामा हो गया, ट्रेजरी बिल में अगर आपने पैसा डाला या किसी इंस्ट्रूमेंट में डाला है वो नीचे चला गया तो आपको लॉस होगा। जब आपका लॉस होगा तो आपका रिजर्व कमेगा, तो दिक्कत होगा यूज़र को, ऐसा माइका का कहना है, ठीक है। इसीलिए वो सिर्फ उन्हीं को वैल्यू दे रहे हैं जो लिक्विड कैश वगैरह में रिजर्व दिखा रहे हैं। तो अब आपके मन में एक और सवाल आएगा कि खान भाई फिर यूएसडीटी वाला लिक्विड कैश में रिजर्व क्यों नहीं रखता। तो भाई क्योंकि इसको पैसा भी तो बनाना है। मान लो आपने $10 यूएसडीटी लिया, $10 इसको दिया, तो ये क्या करता है, रिजर्व $10 को यूएस डॉलर में रखेगा, तो इसको ज़्यादा फायदा नहीं होगा। तो ये गवर्नमेंट बॉन्ड्स वगैरह में या फिर कमर्शियल पेपर्स वगैरह में और जो अदर इंस्ट्रूमेंट है उसमें इन्वेस्ट कर देता है, ताकि जब तक आप इसके पास, हो सकता है आपने आज $1000 का यूएसडीटी रखा, 2 साल तक आपके पास ही शायद रहेगा, आप हो सकता है सालों भर उसको वापस ना मांगो, ठीक है। तो उसके बदले वो उधर से पैसा बनाता है और यूएसडीटी वाला जो है मिलियंस नहीं बिलियंस में पैसा बना रहा है। क्या यही एक मॉडल है? नहीं, बहुत बड़ा मॉडल ये है, लेकिन इसके बाद फीस वगैरह से बनाता है, लोन से बनाता है ये पैसा। जैसे मान लो इसके पास बहुत ज़्यादा रिजर्व रखा हुआ है, ये लोन दे देता है, लेकिन लोन में ये गड़बड़ाया था,
पास्ट में अगर आप देखेंगे 2021 में सेल्सियस, आपको पता होगा हमने न्यूज़ भी कवर किया था, सेल्सियस को इसने $1 बिलियन का लोन दिया था और वो डूब गया था। तो इनकी कुछ हरकतें हैं पास्ट में जिसकी वजह से लोग डरते हैं, ठीक है। तो यही बेसिक कहानी है कि यूरोपियन यूनियन का जो फ्रेमवर्क रेगुलेशन आ रहा है उसमें वो मानते हैं कि यूएसडीटी अभी फिट नहीं है। हालांकि 30 दिसंबर को क्लैरिटी मिल जाएगी। और उसके अंदर फिट क्यों नहीं है? क्योंकि उनको लिक्विड में एसेट चाहिए, और इनके पास लिक्विड क्यों नहीं है उतना? क्योंकि ये अदर इंस्ट्रूमेंट में डाल करके रखते हैं सो दैट कि पैसा भी बनाए, ठीक है। तो ये ओवरऑल कहानी है। अब सवाल आता है कि क्या इतना ही है? अगर इतना है तो फिर मार्केट में क्या इंपैक्ट आएगा? तो अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये न्यूज़ ना अक्टूबर में ही आ गई थी कि कॉइनबेस डिलिस्ट करेगा। अभी क्या हुआ? अभी ना वायरल, कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसे ही उटपटांग तरीके से वायरल हो जाती है। तो अभी ये चीज़ें वायरल हो गई। अगर बहुत ज़्यादा डर होता ना तो उसी टाइम डर होता जब पहली बार अनाउंस आया। तो अब सवाल आता है कि बाइनेंस वगैरह बाकी लोगों ने क्यों किया है, कॉइनबेस क्यों सामने से ऐसे उछल पुछल कर रहा है? तो उसके पीछे भी एक कहानी है जो कि शायद ज़्यादा लोग बात नहीं कर रहे होंगे। अगर मैं आपको एक हेडलाइन दिखाऊं तो आपको पता चल जाएगा कि दूसरा सबसे बड़ा स्टेबल कॉइन कौन सा है। मैंने यहाँ लिखा है ना जी, मैं आपको दिखाता हूँ, सब कुछ क्लियर करके जाऊंगा, टेंशन मत लो। देखो दूसरा सबसे स्टेबल कॉइन कौन सा है? यूएसडीसी है। यूएसडीसी किसकी, मतलब कौन इसके पीछे है? सर्कल है। और कॉइनबेस ने सर्कल में स्टेक लिया है, मतलब दोनों भागीदार हैं, ठीक है। तो अब बहुत सारे लोग इसको ऐसे जोड़ करके देख सकते हैं कि जानबूझ के कॉइनबेस डिलिस्टिंग की बात कर रहा है, क्योंकि यूएसडीसी जो सेकंड नंबर का है उसका कॉम्पिटिटर, उसका हिस्सेदारी या फिर कॉइनबेस का उसमें हिस्सेदारी है, तो इसीलिए इसको वो आगे बढ़ाना चाहता है। ये भी एक लोगों का मानना है, ठीक है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये लोगों का मानना है। तो ये 2-3-4 चीज़ मिल करके हवा बनाया गया है बहुत ज़्यादा। आपको क्या करना चाहिए? देखो हवा जब बनाया गया है तो जहाँ पे आग नहीं है तो धुआं कहाँ से उठेगा? तो कुछ तो थोड़ा बहुत इधर उधर होता ही है। इसीलिए मैं आपको बोलूँगा बहुत सिंपल सा, यूएसडीटी डायरेक्टली ज़ीरो तो हो नहीं सकता जैसे लूना वाला हुआ था, क्योंकि वो जो उसका स्टेबल कॉइन था वो ये फायर्ड बैक या फिर कोलेट्रल बैक नहीं था, वो एक एल्गोरिदम बैक था, ठीक है। तो दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। शॉर्ट टर्म में अप एंड डाउन हो सकता है। एंड इतना बड़ा है ये ना 140 बिलियन की, अगर ये डूबा, मतलब मान लो 0.5% चांस है, तो फिर बहुत कुछ बचेगा नहीं, ठीक है। तो ये टू बिग टू फेल है, ठीक है। गूगल कर लेना टू बिग टू फेल का मतलब क्या है। इसके अलावा अब आता है कि खान भाई हमें क्या डरना चाहिए? तो देखो आपको अपॉर्चुनिटी की तरफ भी देखना चाहिए। और अगर डर लग रहा है ना तो बाकी स्टेबल कॉइन जैसे है यूएसडीसी है, और भी 1-2 हैं जो मैंने लिस्ट दिया है, उसमें टॉप में जो 2-3 है आप उसमें स्वैप कर सकते हो। मान लो $100 है, $25-25 4 स्टेबल कॉइन में रख लो, ठीक है, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। हालांकि एक चीज़ बोलूँगा, जब सारी दुनिया को ये पता चल गया कि 30 को शायद कुछ हो सकता है, तो चांसेस कम ही होते हैं कि कुछ होगा, ठीक है। लेकिन फिर भी सेफ्टी साइड आपको ये करना चाहिए। आई थिंक पूरी कहानी समझ में आ गई होगी। मैंने हेडलाइन या फिर न्यूज़ नहीं बताया, प्रॉपर आपको समझाने की कोशिश किया है कि आखिर ये पूरा ड्रामा क्या है, ये स्टेबल कॉइन काम कैसे करता है, एंड किसका फ़ायदा है किसका नुकसान है। तो लाइक कर देना। अच्छा, यहाँ पे 2 सवाल बहुत ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। पहला कि खान भाई हमने ना यूएसडीटी के पेयर में ऑल्ट कॉइन खरीद के रखा हुआ है, तो अगर उस दिन यूएसडीटी गिर जाता है तो क्या हमारे ऑल्ट कॉइन में इम्पैक्ट पड़ेगा? तो देखो अगर यूएसडीटी गिरता है तो मार्केट डरेगा, तो ओवरऑल मार्केट गिर सकता है, ठीक है। लेकिन क्योंकि आपने पेयर में खरीद के रखा हुआ है, इससे आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। सिंपली आपने मान लो इथेरियम खरीद के रखा हुआ है, एक इथेरियम, ठीक है, या फिर आपने डॉट खरीद के रखा हुआ है, या फिर आपने कोई भी कॉइन खरीद के रखा हुआ है, तो आपका क्वांटिटी है आपको बताता है कि आपने कितना होल्ड करके रखा हुआ है, किस पेयर में किया है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर एक्सचेंज ड्रामा करता है तो मान लो आपके पास 2 इथेरियम एक्सचेंज पे होल्ड है, एग्जांपल के लिए वो यूएसडीटी पेयर में है, यूएसडीसी पेयर में है, डाई पेयर में, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। आप अपने वॉलेट में 2 इथेरियम वहाँ से निकाल लोगे किसी भी नेटवर्क से। सो आपका क्वांटिटी वही रहेगा, पेयर से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दूसरा खान भाई हमने फ्यूचर्स ट्रेड किया हुआ है, तो यूएसडीटी पेयर में है, तो उससे कोई दिक्कत, सेम कहानी फ्यूचर्स ट्रेड के भी साथ है। अगर मार्केट डंप पंप करता है तो वो तो आपको पता ही है कि हाँ ऊपर नीचे मार्केट करता है तो प्रॉफिट लॉस हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर आपने पेयर में किया हुआ है उससे कोई दिक्कत, तो जनरली कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और अगर मान लो कि सच में 30 को वो लोग सच में आकर के डिक्लेयर कर दे, जब वो फाइनली रूल को अप्लाई करेंगे, तो फिर अगर कुछ दिक्कत होने वाला होगा ना, तो जो भी एक्सचेंज है, एक्सचेंज अनाउंस करेगा कि हाँ हम यूएसडीटी पेयर के साथ क्या करने वाले हैं, ठीक है। वो कुछ दिन पहले ही अनाउंस करेगा। आई डोंट थिंक सो कि ऐसा कुछ होने वाला है, क्योंकि ये सिर्फ रूल यूरोपियन यूनियन वाले के लिए भी है, ठीक है। माइका उधर ही लागू हो रहा है, अपने को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इन केस मैं बता रहा हूँ कि अगर,
ठीक है, 1% आधा % भी चांस आपको लग रहा है, डर लग रहा है कि हमने किया हुआ है, तो पेयर में करने से या ट्रेड करने से उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। मार्केट के बारे में जो लास्ट वीडियो में बताया था वही है, नया कुछ है ही नहीं। ठीक है, मैं इथेरियम को कुछ नहीं देख रहा हूँ, सिंपल सी बात है, यही जोन था हमारा, क्योंकि हम यहाँ से आए थे। एंड जब तक हम धीरे धीरे ऊपर तो चढ़ रहे, इसके ऊपर निकलेंगे ना, मेरा जो बेस्ट ट्रेड होगा यहाँ पे हम इसको सपोर्ट मान करके करेंगे। इस एरिया के लिए पहला मैंने एरिया बताया होता। अभी मैं ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करना चाह रहा हूँ मार्केट को, क्योंकि कुछ कुछ ऑल्ट कॉइन में अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो उधर ही खेल रहे हैं अपन। ठीक है, तो इतना ही था आई थिंक। ऑल्सो मैं ज़्यादा ट्विटर पे या टेलीग्राम पे एक्टिव नहीं हूँ, बताया था कुछ पर्सनल प्रॉब्लम चल रही है। ठीक है, तो हो जाएगा सब ठीक, तो फिर बढ़िया से मज़े करेंगे। और टेलीग्राम पे एक अच्छा एयर ड्रॉप के बारे में शेयर किया है, जाकर के देख लेना। बैलेंस बैक है, फंडिंग ठीक ठाक है, राइट। एंड इसके बारे में डिटेल में हम चर्चा करेंगे। अगर आप लोग बोलोगे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको शायद लोग गलत तरीके से समझ रहे हैं, मैं उसके बारे में और क्लैरिटी देने की कोशिश करूँगा। जय हिंद।